लोग अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ बात करते हैं थर्मल एनर्जी पहले। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी एक तरह की एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से होती है। यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस है या मटेरियल है, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, तो वो उसका जब मोशन होता है तो उसके वजह से इसके अंदर जो इसके अंदर एक तरह की एनर्जी जनरेट होती है जिसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। जैसे कि अगर मान लो कोई हम लोग लोहे की रॉड लेते हैं, उसको लगातार बार बार मोड़ते रहो, उसके बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा वो जहाँ से मोड़ रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ है कि मोड़ने की बार बार लगातार करने की वजह से पार्टिकल के कुछ मोशन हुआ, जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई, यानी कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक, तो अब इसको है ना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक, अब अगले पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल क्या होती है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी सोर्स का मैं बताने जा रहा हूँ, और उसके अमाउंट कितना एनर्जी का वो अमाउंट देता है, मात्रा देता है। यानी कि कौन सा सोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल, कोल, और कितने अमाउंट की एनर्जी हम लोग को उससे मिलती है, कितने एनर्जी कंटेंट हम लोग को मिलती है। ठीक है, तो पहला मैं बता रहा हूँ एनर्जी सोर्स में हो गया इलेक्ट्रिकल। ठीक, इसको हम इसकी जो यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है, और इसका जो एनर्जी कंटेंट यानी कि जो अमाउंट हम लोग को एनर्जी मिलता है इससे, उसे हम लोग बी टी यू में मेज़र करते हैं। बी टी यू पी मत समझ लेना, वो तो हम लोग का बोर्ड हो गया। ठीक है, बी टी यू यानी कि बोर्ड ऑफ यूनिट, वो बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। ठीक है, इसका क्या हो गया, बी टी यू का बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। तो पहले क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल में जो यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर होती है, और इसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कितना होता है, 3412, यानी कि 3412। ठीक, सेकंड अपना कोल को हम लोग टन से मेज़र करते हैं, यानी कि 1 टो से मेज़र करते हैं। ठीक है, इसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो 28000000 से मेज़र करते हैं। उसके बाद ऑयल की मैं बात करूँ तो 1 बैरल से यूनिट हो गई इसकी, और उसके बाद 580000 सिंगल ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस की 1 क्यूबिक फुट। ठीक, इसी तरह केरोसिन की, उसके बाद वुड और गैसोलीन की मैं अभी फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, उसको देख के लिख लेना या याद कर लेना। ओके, अब हम लोग ने देख लिया है कि कौन कौन से सोर्स होते हैं और कितना एनर्जी कंटेंट करता है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बी टी यू मैंने बताया था, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, ये हम लोग को अमाउंट बताता है एनर्जी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट और इट्स कंजर्वेशन वाला। ठीक, कन्वर्जन। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी कि ये कि दिखाता है दो तरह के मेन यूनिट को पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो यूनिट शो करता है एनर्जी, पहले दो मेन यूनिट जो है वो है प्राइमरी यूनिट, और सेकंड कौन सा है, सोर्स डिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, प्राइमरी यानी कि मूल यूनिट, यानी कि यूनिट को हिंदी में जो बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सोर्स यानी कि जो कि सोर्स पे डिपेंड रहे यूनिट। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग प्राइमरी यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी यूनिट का देखेंगे। ठीक, तो इसमें पहला हो गया हम लोग का पॉइंट जूल, दूसरा कैलोरी, तीसरा बी टी यू, और चौथा किलोवाट आवर। ठीक, जूल जूल हम लोग जानते हैं ये बेसिक यूनिट होती है एनर्जी की, जिसको हम लोग मैट्रिक में मीटर, किलोग्राम, सेकंड में डिफाइन वगैरह करते हैं। ठीक है, सेकंड है अपना कैलोरी। कैलोरी क्या होती है, ये कि एनर्जी की मात्रा होती है। जब हम लोग ये कितने एनर्जी की मात्रा होती है, जब हम लोग 1 ग्राम वाटर को, यानी कि 1 ग्राम पानी को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाते हैं, तो जो अमाउंट एनर्जी लगती है उसी को हम लोग कैलोरी बोलते हैं। इससे पहले भी हम लोग एक में देख चुके हैं, स्पेसिफिक वाले में, स्पेसिफिक हीट में, पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें भी इसी तरह ही टाइप का था कि 1 डिग्री बढ़ाने में कितना टेम्परेचर लगता है। ठीक है, एनर्जी लगती है। ठीक, तो उसी तरह ये हो गया कैलोरी। अगला बात करते हैं बी टी यू, मैंने बताया। ठीक है, बी टी यू यूनिट ये होती है एनर्जी की। इसमें क्या होता है कि 1 फ़ारेनहाइट और एक 1 ATM प्रेशर पर, यानी कि 1 फ़ारेनहाइट और 1 ATM प्रेशर पर जो हीट की आवश्यकता होती है ना, हीट के लिए आवश्यक होती है, यानी कि फिर से अगर मैं बोलूँ तो 1 पाउंड वाटर को 1 फ़ारेनहाइट या और एवं 1 ATM प्रेशर पर हीट करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसको 1 BTU बराबर हम लोग अगर कैलोरी में डिफाइन करें तो 251.997 कैलोरी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं किलोवाट आवर क्या होता है। किलोवाट आवर बिजली उत्पादन और खपत का एक यूनिट मात्रक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम लोग किसी ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, जूल में भी चेंज कर सकते हैं। और 1 किलोवाट आवर को अगर हम लोग बी टी यू में चेंज करें तो 3412। ठीक है, बी टी यू।
ओके, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखते हैं अब बॉयलर के बारे में, ठीक है। तो बॉयलर में हम लोग जानते हैं कि फ्यूल को पहले जलाया जाता है, फिर फ्यूल से ना स्टीम, मतलब बॉयलर के अंदर, बॉयलर ड्रम में जो वाटर होता है वो गर्म होकर उबलने लगता है, जिसकी वजह से एक स्टीम बनती है, और जो कि बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली होती है ना। तो बॉयलर का काम क्या है, स्टीम को जनरेट करना, स्टीम को बनाना, ठीक। तो अगर बॉयलर आएगा तो हम लोग को यही लिखना है कि हाँ, बॉयलर को मतलब फ्यूल को बंद करके बॉयलर से भाप बनाई जाती है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की होती है, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के बॉयलर में हम लोग जैसे वेपर सप्लाई वगैरह करते हैं ना, डिफरेंट टाइप के वेपर सप्लाई करते हैं बॉयलर से। कैसे कि मान लो हम लोग को कोई वेट स्टीम स्टीम चाहिए, या सेचूरेटेड स्टीम यानी कि गीली थोड़ी सी जिसके अंदर मॉइस्चर वाली स्टीम चाहिए, कि पूरी एकदम सूखी स्टीम चाहिए, कि सूखी और सेचूरेटेड वाली यानी कि मतलब सूखी और सेचूरेटेड दोनों चाहिए, ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम चाहिए, या सुपर हीटेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट पे स्टीम चाहिए। और सुपर हीटेड स्टीम में अगर हम लोग की उंगली लगी ना तो गायब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टीम जनरेशन इन बॉयलर। बॉयलर में स्टीम का जनरेशन, ठीक। हम जानते हैं बॉयलर ड्रम लगा होता है, ठीक है। उसमें हम लोग वही फर्नेस में फ्यूल को अपना बर्न करते जलाते हैं, ठीक। फिर फ्यूल जब जलता है उससे जो एनर्जी मिलती है बॉयलर को, फिर बॉयलर के अंदर की जो भाप होती है वो स्टीम, मतलब वाटर होता है वो स्टीम में चेंज होती है, ठीक है। और वो स्टीम कितने की किसकी होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की होती है। तो इसी तरह स्टीम का जनरेशन होता है बॉयलर में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यूज़ ऑफ स्टीम देखते हैं। अब स्टीम का मतलब स्टीम बॉयलर का काम क्या है, ठीक। हम लोग को इससे ना जैसे भाप बनाते हैं और इसका स्टीम का यूज़ करते हैं अक्सर टरबाइन को नचाने के लिए, रोटेट करने के लिए, ठीक है। जिससे हम लोग को मैकेनिकल पावर के लिए, यानी कि यूँ कह सकते हैं हम लोग मैकेनिकल पावर को सप्लाई करने के लिए टरबाइन का यूज़ करते हैं, जिससे भाप जाती है, टरबाइन से टकराती है, और टकराने की वजह से टरबाइन की जो ब्लेड हो रही है रोटेट करने लगती है, और जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, और फिर वही मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर से हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, ठीक। इसका यूज़ अगला देखते हैं। क्लॉथ मिल वगैरह में हम लोग कपड़े की मिल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, लॉन्ड्री में होता है, शुगर मिल में होता है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब हम लोग एडवांटेज की तरफ चलते हैं, ठीक। वहाँ वाटर और वेपर में एनर्जी के गुड क्वालिटी, ठीक। यानी कि वाटर में जो होता है या भाप में हम लोग कह ले स्टीम में, ये गुड क्वालिटी होती है उसमें, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कपड़ा साफ़ करना है तो वाटर वगैरह यानी एक अच्छी क्वालिटी होती है, जो कि इन्वायरमेंट को ना हार्म करता है, ना इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है ना। तो ये हो गया, इससे जानवरों को असर नहीं करता। तो ये सब पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एडवांटेज में, ठीक। अगला देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। इसमें डिसएडवांटेज इसका, जब हम लोग करते हैं स्टीम बनाते हैं तो हम लोग को बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे बॉयलर ड्रम अगर चाहिए होता है तो बहुत बड़ा चाहिए होता है ना। तो ये मतलब ये एक डिसएडवांटेज है इसका। और ड्रम, और हम लोग अगर जब वेपर बनाना है तो मतलब सब चीज़ के बड़े बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। काफ़ी जंगा लेगा तब, है ना। अब अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर को मेनली टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसको अगर हम लोग देखें तो स्मोक ट्यूब बॉयलर होता है और एक वाटर ट्यूब होता है। स्मोक ट्यूब में स्मोक के ज़रिए बॉयलर का किया जाता है, और एक वाटर ट्यूब होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे देखें क्लासिफिकेशन, तो बस खाली इतना जान लो, स्मोक ट्यूब होता है और वाटर ट्यूब। अगला डिवाइड अगर देखें शेप और क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें हम लोग, ठीक है, यानी कि आकार और उसकी क्या कैसी क्वालिटी, तो उसमें हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्नेस की पोजीशन पर, ठीक। भट्टी किस तरफ है, बाहर है या अंदर, यानी कि इंटरनल कंबशन बॉयलर है या एक्सटर्नल कंबशन, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में भी देखा था, अगर याद हो तो, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। सिचुएशन यानी कि कौन सी जगह पे रखा गया है, उसको वर्टिकल रखा है कि हॉरिजॉन्टल रखा गया है, यानी कि क्षैतिज है कि अब जो भी हो, ठीक है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो जो वर्टिकल होता है उसमें कोकरेन वगैरह बॉयलर का हम लोग पढ़े थे, और हॉरिजॉन्टल में बेबकॉक बेलकॉक्स ये सब बॉयलर आते हैं, ठीक है। अगला देखें कि उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य, एक होता है चल बॉयलर, एक होता है अचल, यानी कि एक जो फिक्स्ड होता है, एक जो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके आधार पे भी हम लोग देखते हैं बॉयलर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और किसके आधार पे कर सकते हैं, प्रेशर के आधार पर, यानी कि हाई प्रेशर है, मीडियम है, लो है, या सुपर हीटेड है, ठीक। इफ़िशियंसी भी कर सकते हैं हम लोग कि हाई इफिशियंसी का, लो इफिशियंसी का है, मीडियम इफिशियंसी का है। उसके बाद एयर की प्राकृतिक पे कि नेचुरल एयर है कि फोर्स्ड एयर है, ठीक है।
अगला देखते हैं कि फ्यूल के नेचर पर, कौन सा तरह का हम लोग फ्यूल यूज़ करें, जैसे कोल के ज़रिए इस्तेमाल करें कि ऑयल के जला के बॉयलर को जला मतलब हीट दे रहे या गैस के ज़रिए। ठीक है, तो ये सब हो गए इसके क्लासिफिकेशन। ये वाला ऐसे मेरे से मतलब एग्ज़ाम जो पिछली बार सेमिस्टर में एक आए थे, वो क्या बोलते हैं जो बाहर से आते हैं ना कि वाइवा लेने, है ना, तो उन्होंने यही पूछा था मेरे से कि क्लासिफिकेशन बॉयलर का बताओ कैसे करोगे। तो बस चालू यही सब पॉइंट्स निकल रहे थे मुँह से, है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्या है अगला पॉइंट? अपना अपना अगला पॉइंट पेश है क्या कि एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर। ठीक, अब बॉयलर का अगर हम लोग को एनर्जी प्रदर्शन करना है यानी कि शो करना है, ठीक है, या क्लियर करने के लिए हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहला बॉयलर की इफ़िशियंसी। ठीक है, बॉयलर की कैसी इफ़िशियंसी है, इसके इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो मेथड की तरफ इफ़िशियंसी निकालने के लिए दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक अगला इनडायरेक्ट। ठीक, अब कहते हैं जो डायरेक्ट मेथड है उसको पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट मेथड, यानी कि इनपुट आउटपुट मेथड कहा जा सकता है। ओके, अब बॉयलर इफ़िशियंसी। ठीक, बॉयलर इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, वो होता है बॉयलर इफ़िशियंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इनटू 1000। ओके, तो इसमें ना हम लोग बॉयलर की इफ़िशियंसी कुछ पैरामीटर्स को ध्यान दे के निकाला जा सकता है। जैसे कौन कौन सा पैरामीटर्स है कि हम लोग को प्रति घंटे में होने वाला जो भाप बन रही है उसको मापना कि हाँ यानी कि कैपिटल क्यू से डिनोट कर लो, तो क्यू केजी पर आवर यानी कि कितनी भाप बन रही है। ठीक, कितना फ्यूल का खपत हो रहा है। ठीक, तो उसमें को स्मॉल क्यू से मान लो कह दिया गया। ठीक है, स्मॉल क्यू किलोग्राम आवर। ठीक, फिर उसके बाद कोई किस वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इसको मान लो डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अगला देखे चौथा तो फीड वाटर और टेम्परेचर उसका। ठीक, यानी कि उसको भी डिग्री सेल्सियस में ले लो। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फ्यूल, किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम लोग लेते हैं GCV यानी कि क्यू कैलोरी पर केजी। ओके, इसको GCV से नाम दिया जाता है, GCV कि किस तरह का फ्यूल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं बॉयलर की इफ़िशियंसी का जो फार्मूला है मेन कि इन पैरामीटर्स को ध्यान दे के। ठीक है, जो उन्होंने पहले पाँचों नाम बताया। ओके, अब देखते हैं इसका जो फार्मूला बनता है उसकी मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ। ठीक, बोलने से कोई मतलब नहीं, देख लीजिए तो आ जाएगा। इसमें अपना HG और HF वही पुराना वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, इस तरीके से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, फिर हानि देखेंगे। लाभ क्या है कि इसमें बहुत आसान तरीका ही है कि आसानी से और बड़ी जल्दी हम लोग पता लगा सकते हैं इफ़िशियंसी को। अगला कि जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं हम लोग, तो इसमें बस खाली इतने से पैरामीटर्स को बस खाली हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ये पाँच जो बताएं, मतलब ये फार्मूले में जितना पुट करना है बस, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि हाँ बस खाली कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका कि बॉयलर की इफ़िशियंसी का। अगर हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है कि क्या क्या इसमें कमियां है। इसमें अगर इफ़िशियंसी मान लो कम हो गई बाई चांस, चल तो रहा था बढ़िया एकदम इफ़िशियंसी वाला, अब कम हो गई तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ कम हुई है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना बड़ा मुश्किल रहता है इसमें, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसमें ना जो हम लोग ने इफ़िशियंसी निकाल लिया चलो ठीक है, इसमें जब लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है कि हम लोग इसमें कमी नहीं निकाल सकते कि किससे कमी निकाले कि कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज। ये अब हम लोग अभी हम लोग ने देखा डायरेक्ट मेथड, अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये प्रोसेस को हम लोग एनर्जी लॉस मेथड भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, वो है पहला कि फ्यूल का हम लोग को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरह का हम लोग ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सेकंड कि फ्यूल गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज पता होनी चाहिए। अगला तीसरा पॉइंट, फ्यूल गैस और टेम्परेचर पता होना चाहिए उसका, फ्यूल गैस का जो टेम्परेचर हो वो पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट कि ज़रूरी टेम्परेचर और एयर में कितनी नमी है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को होना चाहिए। ठीक, पाँचवा कि फ्यूल का GCV यानी कि किस तरह का फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करें वो पता होना चाहिए। छठा, राख का दहन मतलब जो राख बनी है उसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, राख में दहन यानी कि जलने की परसेंटेज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद सातवां कि राख का GCV यानी कि राख का जो GCV हम लोग जैसे अभी हम लोग देखा टाइप ऑफ फ्यूल में GCV, उसी तरह राख में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किलो कैलोरी पर केजी से मेज़र करते हैं। ठीक है, यूनिट है मतलब यूँ कह लो। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हानियाँ हैं बॉयलर में। ठीक,
अभी तक तो हम लोग ने इतना देख लिया। अब हम लोग हानियाँ की बात करते हैं। अब बॉयलर के अंदर जो हानियाँ है, पहला हानि है कि जो सूखे फ्ल्यू गैस द्वारा एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है। अगला जो है फ्यूल के दहन, और जब जलाते हैं हम लोग फ्यूल को तो उसके अंदर मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर होता है, दहन वाली जो एयर ऑक्सीजन जा रही है उसमें वो कुछ मॉइस्चर होता है, उसके कारण भी इसमें थोड़ी सी कमी आती है। फिर उसके बाद H2 से दहन में के मतलब H2 के दहन में दहन होने के कारण, ठीक है, H2 का जलने के कारण भी इसमें कमी आती है। उसके बाद विकर्ण के कारण भी होता है, और ना जलने के कारण, यानी कुछ मान लो बच जला, कुछ बच गया, तो इसके कारण भी कमी आती है। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं बॉयलर में, ठीक है। बॉयलर में एनर्जी अगर हम लोग को कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी की सेविंग करना है, ठीक है, मेन काम अपना सेविंग ही है। फिर आ गए वही बचत वाले पे, बचाने वाले पे, ठीक है। अब कैसे बचाए, कि सबसे पहला पॉइंट कि सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ऑपरेशन टाइमिंग का ध्यान देना चाहिए, यहाँ कितना से कितना चलाना है, ठीक है। तीसरा कि एयर रिसाव से बचाना चाहिए। चौथा कि क्लीन जो सरफेस है उसको क्लीन करना चाहिए, काली वाली लग गई साफ़ कर दो, नहीं तो पता चले उसमें ज़्यादातर 20% तक की एनर्जी की लॉस केवल वही राख के ज़रिए से पास होने की वजह से ही हो जाती है, सरफेस पे होने की वजह से, ठीक है। यानी कि सरफेस को साफ़ करो, एकदम चिकन कर दो, क्योंकि अक्सर हम लोग बॉयलर में देखते हैं कि वहाँ पे परत जम जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हीट लॉस हो जाती है, ठीक है। इसका हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे। हर बात में पिछले सेमेस्टर ही कर रहा हूँ, काहे कि थोड़ी बहुत याद है तो बस आ जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पिछले सेमेस्टर में बॉयलर वगैरह पढ़े थे, ओके। अब अगला देखते हैं पॉइंट, छठा पॉइंट अपना हो गया कि प्रेशर और टेम्परेचर को टेस्ट करें, ठीक है। कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, उसको टेस्ट करना चाहिए हम लोग को। और एनर्जी कंज्यूम, और मतलब कितना एनर्जी की खपत हो रही है, और वेपर कितना बन रहा है, कितनी भाप बन रही है, और कितना बचत हो रही है, इसको हम लोग को मतलब मेज़र करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि कि हम लोग को जो फीड वाटर को है ना गर्म करने के लिए रिकवरी हीट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग ने बॉयलर में पहले पढ़ा था, ठीक, कि रिकवरी हीट सिस्टम मतलब लगा दिए इकोनोमाइज़र, वो भी एक हीट मेरे ख्याल से रिकवरी का काम करता है। उसमें जो गैस जाती है जल के, वही उसमें जो हीट होती है वही जो पानी आ रहा है उसी को गर्म थोड़ा कर देती है, जिसकी वजह से बाद में थोड़ा कम एनर्जी लगती है उसको वेपर बनाने में, ठीक। तो अगला हम लोग देखते हैं 9वां पॉइंट की फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर और प्रेशर निर्माता द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार, जिसका बर्नर अच्छे से मतलब जिसकी वजह से बर्नर अच्छे तरह से काम करे। यानी कि हम लोग को जो बताया गया है कि मानदंडों, यानी कि जो निर्माता द्वारा बताया गया है, यानी कि एक समझ लो संस्था बताई कि हाँ इस तरह से करने से अच्छा चलेगा मान लो, तो हम लोग को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसका प्रेशर का, उसके टेम्परेचर का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अच्छे तरह बर्नर को मतलब बॉयलर जो बर्नर है वो अच्छी तरह से काम करेगा अगर हम लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे तो, ठीक। अगला हम लोग लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं इसमें कि लॉस इन बॉयलर, बॉयलर में जो कमी आती है वो जैसे कि मान लो फ्लू गैस की वजह से कुछ कमी हो रही, कुछ रेडिएशन की वजह से कमी हो रही है, ठीक है। रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन से सब जानते हैं कि हाँ पतीली गर्म करे, हाथ दूर वही पतीली के किनारे से थोड़ा सा दूर रखिए, गरम गरम महसूस हो रहा है तो उसी को रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सन से लाइट यहाँ पे आ रही है, गरम गरम धूप जो आ रहा है, ठीक, तो वो भी रेडिएशन के ज़रिए आ रहा है। अब अगला कि अधूरा दहन, मान लो अगर कि थोड़ा बहुत दहन हुआ है, थोड़ा बच गया है, या ज़्यादा एयर की सप्लाई हो रही है या कम एयर की सप्लाई हो रही है, तो ये सब के देख रेख की भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम लोग एनर्जी की अच्छे से कंजर्वेशन कर सके, किसमें, बर्नर में, वो बॉयलर में, ओके। अब हम लोग लास्ट आज आज के लास्ट फिलहाल टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक अपना हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन इन फर्नेस। फर्नेस में हम लोग किस तरह से एनर्जी की बचत करें। इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ फर्नेस की जो फ्लू गैस है उससे स्पेसिफिक हीट को लेकर कंबशन एयर को गर्म करें, ठीक है। यानी कि फ्लू गैस के ज़रिए, मतलब जो फ्लू गैस निकल रही है उसमें से, उसके ज़रिए से भी हम लोग को कंबशन एयर को गर्म करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एयर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो फ्लू गैस का हम लोग को कुल मिला के यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देखें पॉइंट, तो फर्नेस में एयर का जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको कंट्रोल करें, यानी कि ज़्यादातर अमाउंट हम लोग को कंट्रोल में रखना चाहिए कि हाँ कितना एयर आ रहा है, कितना एयर का मतलब कंट्रोल करें हम लोग। क्योंकि हम लोग फर्नेस में क्या काम करते हैं, जलाने का, ठीक है। अगर हम लोग को ज़्यादा एयर सप्लाई करें तब भी प्रॉब्लम होगी, कम एयर सप्लाई करें तब भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट हो जाएगा कि फर्नेस में लॉस कम करे, यानी कि कम से कम उसमें हानि हो, इस चीज़ का ध्यान दे। ठीक है। अगला कि फ्यूल को मान लो ले जाने और आने में सही ढंग से ऑपरेट करें इसको, क्योंकि इसके ऑपरेट करने से सही ढंग से अगर हम लोग फ्यूल को लेके जाते हैं और आते हैं तो इसमें भी 10 से 20% की कमी होती है, यानी कि बचत हो सकती है। ठीक है। ये हो गए 4-5 पॉइंट अपने एनर्जी कंजर्वेशन इन फर्नेस में। ठीक है। तो इतना पॉइंट पे हम लोग आज ख़त्म करते हैं, बाकी का बाद में। इंजॉय। ओके, टाटा, बाय बाय। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग को चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। इससे पहले हम लोग ने टॉपिक देखा था कि फर्नेस में एनर्जी कंजर्वेशन इन फर्नेस। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग फर्नेस में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग को समय समय पे उसका ऑपरेशन चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। अगला कि उसमें जो राख वाख जमा होती है फर्नेस भट्टी में, तो उस राख को साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि ऊष्मा का अच्छे से आदान प्रदान हो जाए। ठीक। अगला कि उसके अंदर से जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, जब जलने के बाद, जब अगर वो भट्टी में जब आग जल रही है उसके बाद जो धुआं निकल रहा है चिमनी से, तो उस चिमनी के धुएँ को चेक करना चाहिए कि उसका कितने तापमान पे निकल रहा है, कितना वो है। ठीक। और अगला कि लीकेज वगैरह चेक करनी चाहिए, कहीं से लीक वीक तो नहीं कर रहा है। ठीक है। और एक दमकल की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि मान लो अगर आग वाग लग जाए तो हम लोग बच सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है। और क्या है कि क्या क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए, तो बता दें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अगला क्या नहीं करना चाहिए कि हम लोग को कोई भी मतलब कि ऐसे कोई किसी को भी उठा के उस पर काम पे नहीं लगा देना चाहिए। जैसे कि भट्टी के काम में किसी को भी मतलब ऐसे उठा के नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना है तो ट्रेंड वर्कर को लगाओ, जैसे अगर कोई पहले से ही जो ट्रेंड हो उसी को उसमें लगाना चाहिए, पहली बात। ठीक है। अगला है कि मतलब अधिक ब्लो डाउन, यानी कि राख को ज़्यादा ना निकाले। ठीक है। मतलब राख की जब सफाई वफाई करते हैं तो बार बार वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, कभी कभी साफ़ करते रहना चाहिए। ठीक। और क्या कि अगर मान लो ज़्यादा भार वार के लिए सूड ब्लो ना करें। ठीक है। अगर ज़्यादा भार जैसे बॉयलर वगैरह में ज़्यादा भार आता है, ठीक, उससे इम्पेक्ट पड़ रहा है किस पे, टरबाइन पे, तो हम लोग को ज़्यादा सूड ब्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए कि ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिस बॉयलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक। उसमें जब हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में, ठीक है, तो उस बॉयलर में हम लोग को मतलब कि समुद्र वाला पानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में होता है नमक। ठीक है। तो ओशियन वाले वाटर का हम लोग को उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए कि जो बॉयलर होता है उसके मतलब कि जो फर्नेस होता है उसको मतलब वैसे बेकार में बस हमेशा मतलब खोलना नहीं चाहिए। जब ज़रूरत हो तब खोलो। अब जब अगर अनावश्यक है तो उसको जो मतलब भट्टी है उसके दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। ठीक है। अगला कि मेंटेन करते रहना चाहिए, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़ जितनी भी चीज़ें लगी है उसको मेंटेनेंस मतलब ध्यान देते रहना चाहिए। ठीक है। टाइम टाइम पर। ठीक। अगला मतलब कि ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और लीकेज वाला मैंने बताया। ठीक है। लीकेज हो तो हम लोग को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो फर्नेस में वगैरह में या बॉयलर में लीकेज है तो हम लोग को उसका इस्तेमाल, उस बॉयलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉयलर और फर्नेस दोनों आपस में समझ लो जुड़े ही है। ठीक है। तो उसका अगर मान लो लीकेज हो रहा है तो लीकेज के वक्त हम लोग को उसका ऑपरेट नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि मान लो हम लोग को है ना समय समय पे देखना चाहिए कहीं इफ़िशियंसी तो कम नहीं हो रही है बॉयलर की या कोई भी चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसकी, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी इफ़िशियंसी होती है, अपनी अपनी दक्षता। तो हम लोग को उसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग अपने से भी इस तरह से बना के लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीचियोमेट्रिक एयर एंड एक्सेस एयर फॉर कंबशन। ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग अगर किसी भी बॉयलर की जो बात करें हम लोग, तो उसकी जो दक्षता होती है वो कंबशन पर डिपेंड होती है, यानी कि कितना उसकी ईंधन की जलन और कितना जल रहा है ईंधन। ठीक है। तो इस पर क्या होती है एफिशिएंसी बॉयलर की डिपेंड करती है, निर्भर होती है। अब किसी भी फ्यूल की अगर हम लोग को टोटल कंबशन जो देखना है, तो ये जो टोटल कंबशन की बात करो संपूर्ण दहन की, वो किस पे निर्भर करता है, उसमें से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फ़र और भी चीज़ें। ठीक है। ये सब आदि पर निर्भर करता है। अब जो भी वैल्यू, जो भी मात्रा एयर की जो होती है, उसी को हम लोग जब भी मतलब दहन करने के लिए जो एयर की हम लोग यूज़ करते हैं मात्रा, ठीक है, उसी को हम लोग स्टिचियोमेट्रिक कहते हैं।
तो मेन क्या मतलब निकला कि जो एयर की मात्रा हम लोग यूज़ करते हैं कंबशन के लिए, ठीक है, वही स्टोइचियोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है ना। अब ये कंबशन के लिए जब हम लोग सही मात्रा देंगे तो सही मात्रा से कंबशन होगा तो हम लोग को मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि, ठीक है। तो ये सभी चीज़ पे निर्भर करता है, मतलब कि जब हम लोग सही देंगे तो सही से उसको निकलना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी पे आगे बात कर लेते हैं। मान लो अगर, जैसे ये समझाने के लिए, अगर मान लो 1 kg हम लोग ने लिया ईंधन, ठीक है, और हम लोग को करना है आइडियल कंबशन, यानी पूरी तरह से कंबशन करने के लिए, अगर हम लोग पूरी तरह से कंबशन करना है तो 1 किलो हम लोग ने लिया क्या, ईंधन, ठीक है। तो जब हम लोग उसको जलाते हैं तो उसके अंदर जलाने के बाद उसमें से 86% कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, 12% हाइड्रोजन निकलना चाहिए और 2% सल्फर डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया निकलने की बात कि हाँ इतनी इतनी निकलना चाहिए। तो हम लोग जिस हिसाब से एयर भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चीज़ को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ने हल्का सा मान लो कम हवा भेजे, यानी कि कम हवा की मात्रा जाती है, तो धीरे धीरे मतलब कि धुआं टाइप का निकलने लगता है, और ज़्यादा मतलब कि तेज़ जब जलता है तो मतलब बहुत सारी हीट लॉस्ट भी होने लगती है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ मैं, तो अगर हम लोग मान लो कहीं कुछ जला रहे हैं आग, ठीक है, अगर एक आग खूब बड़ी सी लग जाए तो हम लोग को दूर तक आग महसूस होती है, जिससे, और अगर अगर छोटी सी आग लगी हो, धीरे धीरे जल रहा हो, तो क्या होता है कि उसमें से जो क्या होता है कि धुआं निकलने लगता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, हवा जब कम उसमें लगती है, जैसे अगर हम लोग मान लो फूकते हैं तो आग जल्दी बढ़ती है ना, अक्सर देखिए हम लोग, ठीक है। तो जब हवा लगती है उस पर तो वो क्या होता है कि आग बढ़ाता है, ठीक है। तो हवा जितना हम लोग देंगे वो आग बढ़ाएगा, और जितना कम देंगे तो आग क्या होगा, कम होगी और धुआं निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो कुल मिला के यही कहने का मतलब था। मेन अगर बात पे अब हम लोग आते हैं, ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ वही पॉइंट कि 1 किलो मान लो अगर हम लोग ने ईंधन लिया है, उसको हम लोग ने दिया कितनी हवा, 14.1 kg हवा की ज़रूरत होती है उसके पूरे कम्बशन के लिए, पूरी दहन के लिए 14.1 किलोग्राम की हवा की ज़रूरत होती है 1 किलो फ्यूल के लिए, यानी कि ईंधन के लिए। और उसके बाद जब बर्न पूरी तरह से जब जल जाएगा वो, आइडियल कंबशन मतलब कि पूरी तरह से उसका क्या हो गया, कंबशन यानी कि दहन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से कितना निकले, 86% हम लोग का निकलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, 12% हाइड्रोजन और 2% सल्फर, ठीक है, और बाकी चीज़ जो भी आए बचे, ठीक। तो इस तरह से ये है पॉइंट। अब हम लोग एक और बात कर लेते लगे हाथ कि एक्सेस एयर एंड कंबशन क्या है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग, मैंने जैसे कि अभी भी बताया हो कि अधिक मात्रा देने से हवा में क्या होता है, हवा की कि वो तेज़ी से जलने लगता है, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा हीट का लॉस भी होने लगता है साथ में, ठीक है। और कम हवा देने से क्या होता है कि उसका अंदर से धुआं निकलने लगता है और वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है, ठीक है। तो यही दोनों पॉइंट को करके हम लोग ने निकाला है कि एक निश्चित मात्रा हवा की देनी चाहिए हम लोग को, किसके लिए, संपूर्ण दहन के लिए, ठीक है। और वही निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, स्टीचियोमेट्रिक। और ये हो गया अपना एक्सेस एयर और कंबशन, यानी कि अधिक एयर करने से और कंबशन में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, जाहिर से बात है कि वाटर को कूल करने के लिए, यानी कि वाटर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। ये हाफ क्लोज्ड होता है, ठीक, जैसे जिससे ना वाटर कूलिंग द्वारा, एयर द्वारा वेपराइज कूलिंग प्रिंसिपल पर होता है, यानी कि ये जो काम करता है वो वेपराइजेशन कूलिंग प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। ये इस्पात, कंक्रीट या लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इसमें जो मतलब उद्देश्य जो मीनार में जालीदार सतह, चेक वर्क, ट्रफ, जालीदार ट्रे आदि में से किसी एक की व्यवस्था होती है, ठीक है। अब आगे देखें तो वेपराइजेशन से जो हॉट मतलब कि जो गर्म, यानी कि इवोपरेटर, जब इवोपरेटर में हम जानते हैं कि इवोपरेटर में वो क्या करता है, गर्मी अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, जिससे गर्म हो जाता है। फिर जब गर्म होता है पानी तो जो पानी हम लोग जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग कूलिंग टावर में जाता है, यानी कि जो गर्म गर्म जो पानी वहाँ से गर्म हुआ, यानी अंदर की गर्मी जब ले ली अपने अंदर तो जब बाहर निकलता है तो गर्म होता है वो, फिर वो जो गर्म होता है वो जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर होता है वो फव्वारे के रूप में एक पतली धार या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। जब नीचे गिरता है तो हम लोग इसको कूल कैसे करते हैं, इसमें हम लोग है ना एयर जो होती है हवा उसको उल्टे दिशा में मतलब भेजते हैं वाटर के, यानी कि पानी जहाँ से गिर रहा है फव्वारे के उसको उल्टी दिशा में से भेजते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कितने तरीके होते हैं, एयर टाइप जो टाइप ऑफ कूलिंग टावर है
वो अगर एयर के बेस में बात करूँ तो ये समझ लो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और एक मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, दो तरह के अभी हम लोग ने देखे, क्या, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अगला बात करते हैं हम लोग कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग के अंदर तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। कौन कौन से, नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर, अगला ट्रांसवर्स फ्लोट कूलिंग टावर, उसके बाद क्या है कि हाइपरबोलिक टावर। ये तीन तरीके क्या हो गए, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फिर क्या है अपना मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या है कि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल कूलिंग टावर और उसके टाइप्स। ओके, अब हम लोग आज के अपने टॉपिक के लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर। यानी कि कूलिंग टावर में हम लोग किस तरह से एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात हम कहेगी कि हाँ, टाइमली उसको इक्विपमेंट को जितना भी है चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि उसको बनाने वाले ने, यानी कि जैसे कोई चीज़ अगर मान लो कोई कंपनी ने बनाया है तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया होगा साथ में, तो उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसी हिसाब से टाइमली उसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, उसी हिसाब से मतलब फॉलो करना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो लुब्रिकेंट्स वगैरह है उसमें 3-3 महीने में मतलब डालते रहने चाहिए उसके फैंस वगैरह में। ठीक है, और ऑटोमेटिक मतलब उसमें लुब्रिकेटिंग का मतलब सिस्टम भी ऐसे अगर लगे तो और अच्छा है। ठीक है, यानी कि अपने आप जैसे कम लगे लुब्रिकेंट तो अपने आप उसको में लुब्रिकेट कर दे। ठीक, अगला पॉइंट देखें तो चेक करते रहना चाहिए कूलिंग टावर सिस्टम को, मतलब चेक करते रहो उसमें। जैसे मान लो अगर आवाज़ आ रही है तो कैसे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है उसको मतलब देखना चाहिए कि मान लो कहीं टूट फूटने की तो आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, और जो जैसे अगर अगला पॉइंट कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया हो तो उसको हटा देना चाहिए। उसमें मतलब लीकेज को सही करना चाहिए, सील्ड रखना चाहिए, मतलब कि जो लीकेज है उसको सही कर देना चाहिए। ठीक है, बंद कर देना चाहिए। अगला कि हम लोग को साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए उसमें कूलिंग टावर में। ठीक है, अगला कि वाटर में जो हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को, यानी कि वाटर के संरक्षण नियम को, यानी कि किस तरह से वाटर को हम लोग संरक्षण कर सके उस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। अगला कि हम लोग को एयर के लिए भी वही काम करना चाहिए कि एयर की कंजर्वेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए कूलिंग टावर में। ठीक है, तो ये सब